चैप्टर का दो हिस्सा है, पहला पार्ट है ब्रीदिंग और दूसरा पार्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। ब्रीदिंग का सिंपल सा मतलब होता है सांस लेना, बचपन से हमने सुना है इस वर्ड को, बट हम लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं इस एस्पेक्ट में कि ब्रीदिंग इज सांस लेना, तो रेस्पायरेशन क्या होता है, क्योंकि रेस्पायरेशन वर्ड भी हमने इसी एस्पेक्ट में सुना है। प्रॉपर तौर पे ये कंफ्यूजन एकदम क्लियर कर लीजिए कि ब्रीदिंग एक्चुअली इज अ प्रोसेस जिसमें बाहर का ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जाता है। ये जो एक्सचेंज हो रहा है इस प्रोसेस का नाम ब्रीदिंग है। बट प्रीवियस चैप्टर में हमने जोर जोर से कई बार इस बात को सीखा था कि ये जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है, ये ऑक्सीजन हमारे सेल में एटीपी बनाता है। यस, एटीपी का बनना सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये प्रोसेस कहलाता है रेस्पायरेशन या सेलुलर रेस्पायरेशन। मतलब सिंपल तौर पे इसका मतलब ये हुआ कि एक्सचेंज ऑफ गैस इज कॉल्ड ब्रीदिंग, बट उस एक्सचेंज ऑफ गैस में वो जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर गया है उसका इस्तेमाल होना सेल के अंदर, उसकी यूटिलाइजेशन होना, ताकि उससे क्या बन सके, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, रिस्पायरेशन। ये आपको पढ़ना होता है प्लांट फिजियोलॉजी में, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स नाम के चैप्टर में, जहां पे प्लांट और एनिमल दोनों के रिस्पायरेशन का जिक्र किया जाता है। मतलब एटीपी कैसे बनता है, क्रेब साइकिल कहां होता है, किस तरह से एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, वो एक एकदम अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर टॉक्स अबाउट ब्रीदिंग और एक्सचेंज के फिनोमेनाज। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे पहले कि डायग्राम एक बनाएंगे, इसमें ये सारी बातें आपको बहुत प्रॉपरली अब्जॉर्ब हो पाए, समझ आ पाए। तो लेट्स बिगिन दिस। अब वी विल बी स्पीडिंग अप। हमारे सामने यहाँ पे एक बेसिक सा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है, जिसको समझना हमारे लिए, मतलब जिसको पहले तो इसके लेबलिंग्स, इसके पार्ट्स का पता होना ज़रूरी है, ताकि हम मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग सीख पाएँ, समझ पाएँ। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि ये लंग्स है जो हमारे थोरैक्स में पाया जाता है। अ पेयर ऑफ लंग्स हमारे थोरैक्स में पाया जाता है। लंग्स एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिनको हम लोग एल्वियोलस बोलते हैं, जो एयर सैक है जहां एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। लंग्स के ऊपर एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है, इस मेम्ब्रेन का नाम है प्लूरा। ये पतला सा मेम्ब्रेन लंग्स को कवर करके रखता है दोनों साइड से। और लंग्स के नीचे एक पार्टीशन है, मसल का बना हुआ स्ट्रक्चर है, इसका नाम है डायफ्राम। ये डायफ्राम सेपरेट करता है हमारे थोरैक्स और एब्डोमेन को। डायफ्राम के ऊपर वाले जोन को आप थोरैक्स बोलते हैं, डायफ्राम के नीचे एब्डोमेन बोलते हैं। ये रहा ट्रैकिया, इसको विंड पाइप बोलते हैं। जब हम ब्रीदिंग करेंगे तो हवा यहाँ से इस पाइप से होता हुआ लंग्स में एंटर होगा। दिस इज ट्रैकिया। ट्रैकिया दो हिस्से में डिवाइडेड है। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू पार्ट। द डिवीजन ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड ब्रोंकस। ये रहा यहाँ पे लेबल ब्रोंकस, जैसे कि ट्रैकिया का जो मेजर डिवीजन है, ट्रैकिया दो ब्रोंकस में डिवाइड कर गया, राइट और लेफ्ट, दोनों लंग्स में चला गया ब्रोंकस। अब ब्रोंकस जब लंग्स के अंदर और पतले पतले बहुत सारे डिवीजन में डिवाइड करेगा तो दैट डिवीजन इज कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। तो ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंकस एंड दिस ब्रोंकस फर्दर डिवाइड्स इनटू नैरो ट्यूब्यूल्स कॉल्ड ब्रोंकियोल्स, ठीक है ना। तो ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंकस, ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू ब्रोंकियोल्स। ये जो ब्रोंकियोल्स है ना, ये फिर जाकर के एंड अप होते हैं इनटू एयर सैक्स, जिनको आप कहते हैं एल्वियोलस। ये जो एल्वियोलस होगा दैट विल बी हैविंग वेरी नैरो लाइक जैसे कि ये रहा हमारा एक पतला सा ब्रोंकस, तो इसके ऊपर एक एयर सैक, दूसरा एयर सैक, तीसरा, चौथा, ऐसे बहुत सारे एयर सैक का गुच्छा है। जैसे कि अंगूर एक बंच में पाया जाएगा, उसी तरह से ये एल्वियोलस पाए जाएंगे। एक सिंगल एल्वियोलस को अगर हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का होगा, एक सिंगल एल्वियोलस। कहानी की शुरुआत होती है ऑफ कोर्स, नाक में हमारे दो पोर्स हैं, दो ओपनिंग है, जिनको बोला जाता है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, नाक तो नोज है, नाक का छेद है उसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल। तो हर इंसान को दो नॉस्ट्रिल है जिससे हम सांस इनहेल करते हैं। ब्रीदिंग इन इज कॉल्ड इनहेलेशन, ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन, ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। तो वी विल बी ब्रीदिंग इन
ऑक्सीजन एंड वी विल ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. सो नॉस्ट्रल से हवा अंदर जाती है, बट नॉस्ट्रल से ही सिर्फ नहीं जाती, हमें ये भी पता है हम माउथ से भी सांस ले लेते हैं. माउथ से मतलब ओरल कैविटी से भी हम ब्रीद इन कर सकते हैं, बट इट इज रिकमेंडेड कि हमें नाक से सांस लेना चाहिए इन कंपैरिजन टू द माउथ. नाक से सांस लेना मुंह के सांस लिए जाने से बेहतर है. क्यों बेहतर है? इसके दो कारण हैं. पहला कारण कि जब हम नाक से सांस लेंगे ना, तो बहुत सारा डस्ट पार्टिकल अगर हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है तो वो हमारे जब वो नेजल ट्रैक्ट से गुजर के जाएगा, नॉस्ट्रल से गुजर के जाएगा, तो इट विल गेट फिल्टर्ड. वहां पे क्या होगा? एयर छन जाएगा, फिल्टर हो जाएगा और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल लंग्स में नहीं पहुंचेंगे. पहला चीज. दूसरा कारण ये हो जाएगा कि जब हम नाक से ब्रीद इन करेंगे बच्चों, तो व्हाट विल हैपन इज दिस के जो एयर यहां से गुजर के जाएगा नेजल पैसेज से, दैट विल बिकम वार्म एंड मॉइस्ट. वार्म एंड मॉइस्ट. वार्म मतलब जैसे बहुत अभी ठंड का मौसम है, बाहर अगर आप साइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो आप ये महसूस करते हैं कि आपका नाक का टिप ठंडा हो गया. हवा भी ठंडी है बाहर ऑफ कोर्स. तो ये जो ठंडी ठंडी हवा जो 10 डिग्री 12 डिग्री टेम्परेचर की हवा है, वो बॉडी के अंदर चला जाए तो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस. तो ये गर्म ठंडा हो जाएगा. कहता है ना गर्म ठंडा गर्म हो गया, बीमार पड़ गए आप. सुना आपने? सर्द गर्म हो गया, लू लग गया. बहुत गर्मी होने पे या बहुत ठंड होने पे हम बीमार पड़ते हैं. गर्मी में लू लगने वाली दिक्कत आती है, बुखार आ रहा है, वोमिटिंग शुरू हो जाता है लोगों को. ठंड में तो बीमार पड़ ही जाते हैं लोग इन जनरल, अगर एक्सपोजर हो गया तो. तो ये जो ब्रीदिंग होगा, हवा इन ठंड पूरे बॉडी पे लगना, वो एक अलग चीज है. बट हम ठंडी हवा को मुंह से अगर सांस ले रहे हैं, तो वो मुंह से सांस ले रहे हैं इसलिए मुंह खुला हुआ है. जिनका दोनों लिप बंद है टाइटली, तो वो नाक से ही सांस ले रहे हैं. जब हम नाक से ठंडी हवा भी सांस लेंगे ना, तो ये हवा यहां से गुजरते 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 जब यहां पहुंचेगी ना, अभी बात करेंगे कैसे, तो ये हो जाएगा वार्म और मॉइस्ट. ठंड में हो जाएगा वार्म, और गर्मी में जो कि ड्राई एयर है चारों तरफ, तो वो एयर हो जाएगा कैसा? मॉइस्ट. तो हमारे बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा इसका. हमारे ब्रीदिंग मैकेनिज्म में कोई नुकसान नहीं होगा. अगर हम ठंडी हवा को सांस ब्रीद इन कर भी रहे हैं, तो वो लंग्स में पहुंचने से पहले वार्म हो जाएगा. ड्राई एयर हम सांस ले रहे हैं गर्मी में, एकदम बहुत गर्मी है, इतना इवापोरेशन चल रहा है कि हम एकदम थोड़ा सा पानी भी सड़क पे गिर जाए तो वो 2 मिनट में सूख जाता है, इतनी गर्मी इवापोरेशन हो रहा है. तो हवा का तो सारा मॉइस्चर खत्म हो जाता है. तो हम जब ब्रीद इन करेंगे तो ये हवा थोड़ी मॉइस्ट भी हो जाएगी, ताकि अंदर जाकर के हमें बहुत ज्यादा सफोकेटिंग अपीयर नहीं हो. तो सिंपल सी बात यह है कि अगर हम नाक से सांस लेंगे तो इसके दो फायदे हुए. एक फायदा क्या? एयर विल बिकम फिल्टर्ड. दूसरा, इट विल बिकम वार्म एंड मॉइस्ट. मुंह से सांस लेने वालों के साथ ये दिक्कत होती है ठंड में कि उनको यहां पेन स्टार्ट होता है, जिसको आप कहते हैं टॉन्सिलाइटिस हो गया या टॉन्सिल बढ़ गया. पानी घोटने में दर्द होता है, फिर आप गर्म पानी में नमक डाल के गार्गल करते हैं. ठंडी हवा अगर बॉडी में जाएगी, इट विल बी हैविंग सम नेगेटिव इंपैक्ट, इट विल बी हार्मिंग अस इंटरनली. ओके है बात? तो इन जनरल द फैक्ट इज दिस कि हवा का जो पैसेज है ना, वो दो तरह से, या तो ऐसे ऐसे कि नाक से सांस लिए और हवा यहां पहुंचे. एक पाथवे ये है जो नॉर्मल पाथवे होना चाहिए. कहां पहुंचे? फैरिंग्स में. कहां पहुंचे? ये एरिया फैरिंग्स है. सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में फैरिंग्स समझने के लिए मैं आपको ये सजेशन देता हूं कि अगर आपने मुंह बड़ा सा खोल के आईने में देखा है, मुंह सिर्फ बाहर से देखते हो आईने में, अंदर देखते हो कभी? कभी जरूरत पड़ी हो, कभी जरूरत नहीं पड़ी हो तो देखना. तो आपका टंग ना ऐसे करके अंदर स्लोप हो रहा है पीछे की तरफ, जिससे खाना आप घोटते हैं तो वो चला जाता है नीचे. कहां? इसोफेगस में. तो वहां पे दो पाइप्स है, अभी बात करेंगे थोड़ी देर में हम लोग इस बारे में. बट ये जो स्लोप जहां से शुरू हो रहा है ना, ये एरिया, इसको बोलते हैं फैरिंग्स. दिस जोन इज कॉल्ड फैरिंग्स. लाउड लाउड. फैरिंग्स. फैरिंग्स इज द जोन जो हमारे माउथ का आखिरी हिस्सा है. फैरिंग्स के बाद फूड पाइप और विंड पाइप शुरू हो जाएगा. तो ये एरिया फैरिंग्स है आम भाषा में समझने के लिए. तो ये रहा फैरिंग्स का जोन. तो हवा बाहर से अगर नाक से ब्रीथ किया गया तो ऐसे होते होते यहां पहुंचेगा, या अगर हमने माउथ से ब्रीथ इन किया
तो हवा ऐसे यहां पहुंचेगा। कैसे भी हो एयर विल बी रीचिंग फेरिंग्स। अगर नेजल पैसेज से एयर रीच करेगा फेरिंग्स तो फिल्टर होके आया है, क्लीन है कंपैरेटिवली, थोड़ा वार्म और थोड़ा मॉइस्ट भी है। बोलो अगर एयर माउथ से आया है तो डायरेक्टली यहां पहुंचा है, तो वहां पे भी एयर पहुंच गया अल्टीमेटली। तो नाउ दैट एयर विल बी टेकन इनटू दिस ट्यूब जिसको बोलते हैं क्या, विंड पाइप, जिसका प्रॉपर नाम है क्या, ट्रैकिया। दिस इज द ट्रैकिया, द विंड पाइप। ह्यूमन विंड पाइप इज ट्रैकिया। ये लंबा सा पाइप है जो यहां से शुरू हो गया और यहां पे कहीं जाकर के दो हिस्से में डिवाइड कर गया, जहां राइट और लेफ्ट साइड लंग्स की तरफ हवा को लेकर के बढ़ गया आगे। तो ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रांच, ठीक है ना। And the branching of the trachea is called bronchus. क्या 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 bronchus. Now the fact is this कि trachea ना muscular tube नहीं है जैसे esophagus है। हमारा esophagus muscular tube है, उसमें contraction relaxation होते हुए खाना आगे बढ़ता है। ये हमारा जो trachea है ना ये membranous है, और चूंकि ये membranous है it is guarded by C-shaped rings. It is guarded by C-shaped rings. ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये C-shaped rings हैं जो कार्टिलेज के बने हुए होते हैं, कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। तो देखो हमने क्या देखा कि नॉस्ट्रिल से हवा होते हुए यहाँ पे पहुंचेगा या तो माउथ से पहुंचेगा, उसके बाद हवा का रास्ता है इधर, एयर विल हैव टू मूव इनटू द ट्रैकिया। ट्रैकिया के स्टार्टिंग में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है आपको लिड या कवर लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस के बाद आता है यहां पे एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है क्या, लारिंक्स। लारिंक्स इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, जहां से आवाज निकलती है। क्या है ये, वॉइस बॉक्स। और यही वॉइस बॉक्स में प्रेजेंट है वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स लारिंक्स का पार्ट है जहां से साउंड की प्रोडक्शन होती है। जो मैं बोल रहा हूं आपको, जो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, ये आवाज का प्रोडक्शन यहां हो रहा है, ये प्रोड्यूस हो रहा है यहां, कहां, लारिंक्स में। लेकिन मैं जो आपसे बात कर पा रहा हूं तो उसके लिए मेरे टंग की मूवमेंट हो रही। टंग ऊपर दाएं बाएं अलग अलग डायरेक्शन में जब जाएगा तो अलग अलग शब्दों का, अलग अलग अल्फाबेट्स का एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन होगा, उच्चारण होगा। ट बोलने के लिए मुझे ऊपर ले जाना पड़ा, ट से आपका टंग ऊपर पैलेट में गया। प बोलने के लिए दोनों लिप टच हुआ। क र स, तो जितने भी अल्फाबेट्स हम लोग बोलेंगे इसमें हमारे टंग की मूवमेंट हो रही है। आवाज यहां से आ रही है बट टंग मूव करके उसको एक भाषा के तौर पे कन्वर्ट कर रहा है। देयर आर टू टाइप ऑफ डम्ब, जो लोग बोल नहीं पाते, गूंगे लोगों का। बेसिकली तो बहुत टाइप है बट मेजरली अगर हम बात करेंगे तो यू विल फाइंड वैसे लोग जो बिल्कुल कुछ नहीं बोल पाते हैं, बिल्कुल उनको आप गूंगा बोलते हैं। दे आर नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग, आवाज ही नहीं निकलती है। उनके पास घंटी होती है या कुछ होता है जिससे वो आपका अटेंशन सीख करेंगे। टन 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 आप बोलो तो फिर वो इशारे से बताएंगे क्या चाहिए उनको। दूसरे तरह का डम्बनेस ये भी होता है, वो एब्सोल्यूट डम्बनेस नहीं है बट उसमें भी ये चीज होती है कि वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो बात नहीं कर पा रहे आपसे, बट उनसे साउंड निकल रहा है। वो आ कुछ इस तरह से बोलने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा कुछ कोई बोल रहा है बट आप समझ नहीं पाओ क्या क्या बात है। बोले दे वोंट बी एबल टू स्पीक अ स्टेटमेंट बट दे डेफिनेटली विल बी क्रिएटिंग साउंड। तो ये जो सेकेंड टाइप है ना, इनका वोकल कॉर्ड या वॉइस बॉक्स या लारिंक्स ये ठीक काम कर रहा है, तभी तो आवाज निकल रही है। बट इस आवाज को ना ये भाषा में परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं। दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट दिस into a language or into any kind of statement. Sound is being produced. तो इनका प्रॉब्लम यहां नहीं है, कहां है, टंग में। टंग की मूवमेंट नहीं हो रही है इनकी। आपने कभी अपने टंग को ऐसे उठा के देखा हो अगर आईने में, तो आप पाएंगे नीचे एक पतला सा फ्रीनम होता है। आपका जो फ्रीनम है ये बहुत पीछे है और आगे का टंग ना फ्री है मूव करने के लिए, थोड़ा ऊपर चला जाएगा, दायां बायां चला जाएगा। इनका फ्रीनम बहुत आगे तक है तो इनका टंग ना बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता। तो ये ट कहां से निकलेगा, मतलब उसके लिए टंग की मूवमेंट होनी चाहिए ना।
प्रैक्टिस ही नहीं हो पाएगी बचपन से कि इनका टंग हिल डुल पाए बहुत ज़्यादा क्या, बहुत थोड़ा भी अच्छे से नहीं हिल पाएगा। तो इस वजह से ये कोई भाषा या आपसे बात नहीं कर पाएंगे, बट साउंड प्रोडक्शन हो जाएगा। पहले वाले केस में आवाज भी नहीं निकल रही है क्योंकि वोकल कॉर्ड्स का इशू है। तो ट्रैकिया के एंटीरियर पार्ट पे, मतलब एकदम इनिशियल पार्ट पे लैरिंग्स होता है, और लैरिंग्स के ऊपर ना एक होता है फ्लैप या ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं एपीग्लॉटिस। तो हम लोग बात ये कर रहे थे, यहाँ पे फैरिंग्स के नीचे ना दो पाइप है। एक पाइप है जिसका नाम है फूड पाइप, मतलब इसोफेगस, और एक पाइप है जिसका नाम है विंड पाइप या ट्रैकिया। ध्यान से देखो, ये मैंने बनाया है दो ट्यूब, एक है विंड पाइप, एक है एयर पाइप या सॉरी विंड पाइप एंड फूड पाइप। ये दोनों ट्यूब ना पैरेलली प्लेस्ड हैं ऐसे, यहां पे हमारे थोरैक्स में, लैरिंग्स के नीचे से, मतलब एग्जैक्टली ऐसे। समझ आ रहा है आपको? ऐसे मतलब आगे है ट्रैकिया, पीछे है इसोफेगस, आगे है एयर पाइप, पीछे है विंड पाइप, और यहां ऊपर में दोनों पाइप की ओपनिंग है। ट्रैकिया की ओपनिंग, ट्रैकिया के छेद को बोलते हैं बच्चों ग्लॉटिस, और इसोफेगस की ओपनिंग को बोलते हैं गलेट। ठीक है, गलेट इज द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस एंड द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया इज कॉल्ड ग्लॉटिस। क्या? ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन है, एक कवर है, एक लिड, LID, लिड मतलब होता है कवर, जिसका नाम है एपीग्लॉटिस। नाम क्या है? नाम पड़ गया। एपी का मतलब क्या होता है? ऊपर, अपॉन, है ना, एपिडर्मिस, एपिथीलियम, तो एपी मतलब होता है अपॉन। तो ग्लॉटिस के ऊपर जो ढक्कन है, उस ढक्कन का नाम क्या है? एपीग्लॉटिस। ये रहा ये एपीग्लॉटिस हमारा। एपीग्लॉटिस सिर्फ ट्रैकिया के ऊपर ऐसा ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर है जो बंद हो जाता है उस मोमेंट जब हम कुछ सॉलो कर रहे होते हैं, जब हम कुछ घूंट रहे होते हैं, तो एपीग्लॉटिस क्या करता है कि ट्रैकिया को क्लोज कर देता है। तो जब हमारा ट्रैकिया क्लोज हो जाता है तो खाना या पानी ट्रैकिया में ना घुस पाए। मैंने बोला कि एपीग्लॉटिस इज अ स्ट्रक्चर जो ग्लॉटिस के ऊपर है, ट्रैकिया के ऊपर रखा हुआ है, ढक्कन है ये ट्रैकिया इज द विंड पाइप। हम खाना चबा करके पानी के साथ उसको घोट रहे हो, कुछ भी हम सॉलो कर रहे हो, मतलब घोटना, निगलना, ठीक है ना। तो जब हम उसको सॉलो कर रहे होते हैं ना, तो ये एपीग्लॉटिस उस टाइम पर, उस मोमेंट पर बंद हो जाता है, और जैसे ही घोटना या सॉलो करना, निगलना खत्म हो गया, फिर से खुल जाता है। ऐसे खुला रहता है, ऐसे खुला रहता है, बट ये बंद कब होगा? द टाइम वी विल swallow anything, at the time we are trying to swallow something, this will close. What? Epiglottis. काम क्या है इसका? काम है to prevent the entry of the food or water droplet into the trachea. अब ध्यान से समझो, मान लो कि मैं यहां पे दोनों ओपनिंग है, ठीक है ना, मैं मुट्ठी में एक बालू लूं, ठीक है, एक मुट्ठी बालू लूं और बालू यहां में गिराना शुरू करूं। अगर दोनों ओपनिंग खुला रहेगा तो बालू थोड़ा थोड़ा इसमें, थोड़ा थोड़ा इसमें, दोनों में चला जा सकता है ना। खाना चला गया ट्रैकिया में, तो खाना ट्रैकिया में जाते जाते, ट्रैकिया से बढ़ते बढ़ते कहां पहुंचा? ब्रोंकस, ब्रोंकस से बढ़ते बढ़ते ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से बढ़ते बढ़ते एल्वियोलस। तो एल्वियोलस में खाना गया तो लंग्स तो चोक कर जाएगा, सांस लेना बंद हो जाएगा, और आप हंसते 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 निकल सकते हैं दुनिया से। ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना, सांस लेना ब्लॉक हो जाएगा ना। ध्यान से सुनो, व्हाट हैपेंस कि यूजुअली प्रॉपर तौर पे आप अपना हाथ उठाओ, हाथ लो अपना, और इसको लेकर के यहां पे आओ, उंगली से नहीं, पाम से टच करो अपना गला, पूरा ये वाला हिस्सा टच होना चाहिए। हुआ? अब इसको यहां पे रखो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ना सलाइवा स्वॉलो करो, मुंह में जो भी थोड़ा बहुत सलाइवा उसको घोटो। यहां कुछ हरकत महसूस हुआ, यहां पे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ मूवमेंट हुआ, ऐसा कि एक बार मूव किया फिर वापस अपनी जगह पे आ गया। दो मूवमेंट फील हुआ कि अपनी जगह से हिला, फिर इट रिटर्न बैक टू इट्स पोजीशन। ये मूवमेंट किस चीज का हुआ? एपीग्लॉटिस का। एपीग्लॉटिस ने आपके ट्रैकिया को बंद किया, ठीक है, ताकि ये सलाइवा का एक ड्रॉप भी ट्रैकिया में ना घुस जाए, और पूरा का पूरा कहां जाए? इसोफेगस में, जो पीछे वाला ट्यूब है।
दूसरा वाला ट्यूब। आ रही बात समझ? मैं इधर देखूंगा तो ऐसे दिखाई देगा आपको, मैं आपके सामने देखूंगा तो ऐसे दिखाई देगा। तो ये हमारे ट्रैकिया में खाना पानी नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। पानी पी रहा है कोई, इमेजिन करो, और पीछे से किसी ने उसको गुदगुदी लगा दी, तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज दिस कि आपका निकल आता है, जिसको आप इन जनरल सरकना कहते हैं। व्हाट एक्चुअली हैपेंड हियर, जब आप पानी पी रहे थे, स्वॉलो कर रहे थे पानी गट 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 करके, और उस मोमेंट किसी ने आपको हंसा दिया, हंसाते ही क्या होगा कि आपकी आवाज निकलेगी। हंसी इज लाइक मुस्कुराना अलग बात है, हंसी में हवा भी निकलती है, ठीक है ना, हंसने में ब्रीद आउट भी हम करते हैं। तो आप जब हंसेंगे ना तो ये आपका वोकल कॉर्ड जो है वो एपिग्लॉटिस के अंदर है, तो ये थोड़ा सा धक्का पड़ा और एपिग्लॉटिस थोड़ा सा खुल गया, थोड़ा सा खुला। क्यों? क्योंकि साउंड निकल रहा था बाहर, ये थोड़ा सा खुला, और उसी लम्हे उसी मोमेंट आप पानी सॉलो कर रहे थे तो पानी का थोड़ा बहुत ड्रॉपलेट चला गया कहां? ट्रैकिया में। अगर पानी का ड्रॉपलेट ट्रैकिया में चला गया ना तो दिस विल बी अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि पानी अंदर जाने से आपके लंग्स को नुकसान पहुंचाएगा ना। तो आपके जो वॉल्स हैं ट्रैकिया के, जो बने हैं सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू के, वहां पे हजारों क्या लाखों के नंबर में सीलिया प्रेजेंट है। सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू पता है आपको? टिश्यू चैप्टर पढ़ा है ना आपने? पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सीलिया मिल करके पानी के इस थोड़े से क्वांटिटी को एक साथ धक्का मार के बाहर फेंकेगा वापस जिधर से पानी घुस गया, ताकि ये सारा का सारा वाटर ड्रॉपलेट ना प्रॉपरली बाहर निकाला जा सके। कभी कभी इतनी जोर से, कभी कभी इतनी जोर से कि नेजल ट्रैक से बाहर आ जाता है। सडनली कोई सरक गया हुआ, पानी पियो, पीठ सहलाना शुरू कर देते हो, तुम्हें ऐसा लगता है पीठ सहलाने से पीछे से वो खाना वापस चला जाएगा अंदर। क्या लॉजिक है इसका? कोई लॉजिक नहीं। डिस्टर्ब करते हो आप उसको खामखा। छुओ ही मत उस इंसान को थोड़ी देर के लिए, कम से कम लेट हिम और हर ड्रिंक वाटर। थोड़ा नाक से सांस लेना है और वो नॉर्मल हो जाता है। आपके ट्रैकिया में अगर कुछ घुस गया, खाना या पानी का थोड़ा सा भी हिस्सा, योर सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू विल इंश्योर कि इट इज पुश्ड आउट। वैसे तो आपका एपिग्लॉटिस इस काम को है प्रिवेंट करने के लिए कि खाना पानी नहीं घुस जाए। कहां? ट्रैकिया में, गार्ड करे ट्रैकिया को आपका एपिग्लॉटिस। बट अगर इन केस ऐसा हो जाए तो उस केस में आपका जो सीलिएटेड एपिथेलियम है दैट विल पुश आउट एवरीथिंग इफ एट ऑल इट गोज इनटू द ट्रैकिया। और ऐसे नहीं होगा एपिग्लॉटिस पूरा खुल जाएगा, लो पूरा का पूरा खाना घुस जाए इसी में, वो थोड़ा बहुत जगह भी बन जाएगा ना, तो खाना या पानी घुस जाता है। आपके साथ कभी कभी ऐसा हुआ होगा, बचपन में शायद हुआ होगा, जब आप छोटे थे और आपने कभी कोई एरेटेड ड्रिंक्स पी लिया, ब्लैक वाला, कोला वगैरह, थम्स अप, पेप्सी, तो आपको ढकार आया एकदम भयंकर वाला, और ढकार नाक से निकला बाहर, पूरा लहर गया नाक आपका। छोटे बचपन में ऐसा यूजुअली होता है, क्योंकि वी नो दैट कि सारा पाथवे जुड़ा हुआ है। ये नाक से जो नेजल पैसेज का रास्ता है ये भी फेरिंग्स में पहुंचता है, और माउथ का रास्ता भी फेरिंग्स में पहुंचता है। ये यहाँ से ना, ये बोन है नेजल बोन, जो एक्चुअली आपके माउथ का रूफ है। हम लोग टंग उठाते हैं तो जो हमारा टंग टच होता है ना, दिस रूफ, दिस इज द बोनी पैलेट। एपिग्लॉटिस इज कंसर्न विद द फैक्ट कि एपिग्लॉटिस इस काम को करेगा कि पानी को या खाना को आपके फूड पाइप में जाने से रोकेगा, ट्रैकिया में जाने से रोकेगा। अच्छा, मैंने इसोफेगस बोला क्या? चलो ठीक है, ओके। तो ये रहा हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया में ये ऐसे ऐसे रिंग है, हाफ रिंग, कंप्लीट रिंग नहीं है, आधा रिंग, सी शेप रिंग। ऐसे ट्रैकिया है तो ऐसा रिंग ऐसे 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 पीरियोडिकली प्रेजेंट है, जो क्या करता है? ये करता है कि ट्रैकिया को एक शेप देता है, ट्रैकिया को एक स्टेबल शेप देता है, वरना फिर ट्रैकिया कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स का मतलब होता है एकदम समिट के नीचे गिर जाना, बिल्डिंग कोलैप्स कर गया, पूरा का धंस गया बिल्डिंग। ट्रैकिया ना पतला मेम्ब्रेन है, तो उसको एक शेप, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये सी शेप कार्टिलेज का रिंग, ठीक है। ये डिवीजन कहलाता है क्या? ब्रोंकस। ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू ब्रोंकियोल्स। ये प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, इसके डिविजन्स होते हैं।
बट अल्टीमेटली क्या है ना कि ये जाकर के लास्ट में जाकर के ब्रोंकियोल्स एंड अप होता है एयर सैक में, विच इज कॉल्ड एल्वियोलस। तो ये हुआ बेसिक स्ट्रक्चर, और आई एक्सपेक्ट कि आपको ये बात समझ आ गया होगा कि पाथवे कैसे होगा। एयर पाथवे, एयर पाथवे शुरू होगा सबसे पहले नॉस्ट्रल से, नॉस्ट्रल के बाद नेजल पैसेज, नेजल पैसेज के बाद फैरिंग्स, फैरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के बाद एल्वियोलस। ऑक्सीजन इसी रास्ते से होता हुआ एल्वियोलस तक पहुंचेगा और एल्वियोलस इसी रास्ते से होता हुआ वापस निकलेगा। लेट्स टॉक अबाउट द फिनोमेना ऑफ ब्रीदिंग या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में दो बातें आती हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में पहला पॉइंट आता है इंस्पायरेशन, सांस अंदर लिया जाना। इंस्पायरेशन को ही आप कहते हैं क्या, इनहेलेशन। दूसरा स्टेप होता है एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। इंस्पायरेशन या फिर इंस्पायरेशन को इनहेलेशन बोलेंगे, एक्सपायरेशन को एक्सहेलेशन बोलेंगे। इंस्पायरेशन इज की टेकिंग इनफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन इज रिलीजिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे होता क्या है, हाउ डज द इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस। एक बार अपनी बुक पे आएंगे, पेज नंबर 168 है और कुछ बुक्स पे ये 271 है। डायग्राम ऑब्जर्व करें जरा। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन में सबसे पहला ये डायग्राम देखा आपने कि यहाँ पे दो चीज आपको दिख रहा है। एक तो दिख रहा है ये डायफ्राम, दूसरी चीज जो वो है रिब्स। क्या है, क्या होते हैं रिब्स? रिब्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये स्टर्नम है। ये रिब्स हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, राइट? अब ये जो दो कितने रिब्स होते हैं पता है आपको? 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, 24 रिब्स होते हैं, ठीक है ना? ट्रू रिब्स, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। 11th and 12th पेयर इज कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स। नाउ व्हाट हैपेंस कि ये जो रिब्स है ना, ये पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हैं, आगे आकर के स्टर्नम से जुड़ते हैं। इन रिब्स के बीच में ये जो जोन है ये वाला, यहाँ पे मसल्स होते हैं जिनको आप कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। मतलब रिब्स को जोड़ करके रखते हैं मसल्स। किसी मैमल का आपने अगर देखा हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, कभी आप मटन वगैरह लेने गए हो तो आपको दिखेगा रिब्स के मसल्स होते हैं रिब्स के बीच में। ये इंसानों में भी होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम, इन दोनों का रोल होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, मतलब के इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में। क्या होगा, ध्यान से सुनो। जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं, जब हम सांस अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, तो दो चेंजेस होंगे हमारी बॉडी में साइमल्टेनियसली, एक साथ। पहला चेंज ये होगा कि हमारा डायफ्राम, जो कि ऐसा कर्व शेप दिखता है, आपको डायग्राम में दिखता है ना, ये ऐसा कर्व शेप दिखता है, स्ट्रेट नहीं है, सीधा नहीं है। कैसा है ये? डोम शेप, कर्व शेप, आर्क शेप, एक ही बात है। DOME, डोम वर्ड यूज किया जाता है डायफ्राम के लिए, क्योंकि ऐसे करके ही घुमा होता है। कर्व या आर्क भी बोल सकते हैं। ये जो हमारा डायफ्राम है, जो डोम शेप है कुछ ऐसा, ये हो जाता है ऐसा फ्लैट। कब की बात हो रही है? इंस्पायरेशन के टाइम पर। दो परिवर्तन। पहला परिवर्तन कि डायफ्राम बिकम्स फ्लैट, डायफ्राम बिकम्स फ्लैट, डोम शेप डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। सेकेंड चेंज ये होगा कि इंटरकोस्टल मसल्स में कंट्रैक्शन होगा, जिसके कारण पूरा का पूरा रिब मसल्स हमारा अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। क्या मूव कर जाएगा? अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। सिकुड़न होगा, कंट्रैक्शन होगा सारे मसल्स में। तो ये जो हमारा रिब केज है पूरा, इसकी मूवमेंट हो जाएगी अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। जोर जोर से सांस लोगे ना तो ये चेंजेस आपको दिखाई देंगे। ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि रिब केज पूरा का पूरा अपवर्ड फॉरवर्ड मूव करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब हम सांस अंदर लेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग में, ये तो फोर्सफुल ब्रीदिंग में आपको दिखेगा, एक इंसान सो रहा है ऐसा फ्लैट और लंबी लंबी सांस ले रहा है, तो आप देखोगे उसका जो चेस्ट जोन है ना, ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि रिब्स मूव कर रहे हैं। दो चेंज में पहला चेंज था कि डोम शेप डायफ्राम हो गया फ्लैट। दूसरा चेंज क्या था? रिब मसल्स के कारण, कंट्रैक्शन इन रिब मसल्स के कारण रिब केज का मूवमेंट होगा अपवर्ड और फॉरवर्ड। इमेजिन करो दोनों चेंज।
नीचे से जो डोम शेप डायफ्राम था ना, ये वाला ब्लू वाला लाइन, ये नीचे से लंग्स को दबा रहा था। जब ये फ्लैट हो गया तो नीचे से लगने वाला प्रेशर खत्म, तो लंग्स थोड़ा ऐसे एक्सपैंड कर जाएगा। कैसे? ऊपर नीचे। इसको बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सपेंशन। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सपेंशन, ठीक है। दूसरा, रिब्स ना लंग्स को ऐसे दबा रहे थे। ये अगर लंग्स है, सरफेस है लंग्स का, तो रिब्स ऐसे करके, रिब्स 1 2 ऐसे बहुत सारे रिब्स ये सामने से लंग्स को दबा रहे थे। तो ये सामने वाला प्रेशर भी खत्म, नीचे वाला भी प्रेशर खत्म। नीचे वाला प्रेशर डायफ्राम के फ्लैट होने से, सामने वाला प्रेशर जब हमारा पूरा का पूरा रिब केज अपवर्ड एंड फॉरवर्ड चला गया, तो ये जो सामने से प्रेशर लग रहा था, ये प्रेशर खत्म। तो अब क्या होगा कि लंग्स हमारा ऐसे भी एक्सपैंड कर रहा है और ऐसे भी एक्सपैंड कर रहा है। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सपेंशन एंड डॉर्सोवेंट्रल एक्सपेंशन। डॉर्सल मतलब पीठ, वेंट्रल मतलब फ्रंट, है ना। तो डॉर्सोवेंट्रल एक्सपेंशन, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सपेंशन, दोनों साइड से लंग्स में एक्सपेंशन होगा। अंदर अंदर लंग्स थोड़ा फूल जाएगा, थोड़ा अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अंदर का वॉल्यूम बढ़ते ही अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, अंदर जगह ज्यादा हो जाएगी। अंदर के जगह को भरने के लिए बाहर की हवा अंदर रश करेगी, क्योंकि हमें पता है एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अपने आप ट्रैवल करेगा। यस, अंदर का प्रेशर लो है, बाहर का एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर हाई है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऑक्सीजन ट्रैवल करेगा। वो बात चैप्टर के आगे हिस्से में आएगी, जिसमें हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। अभी हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग सीख रहे हैं सिर्फ। तो इंस्पायरेशन के लिए 2 परिवर्तन हुआ। पहला, डायफ्राम का फ्लैट हो जाना। दूसरा, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब केज ड्यू टू द कंट्रैक्शन इन द इंटरकोस्टल मसल्स। इन दोनों कारणों से एक्सपेंशन हुआ लंग्स का, अंदर जगह ज्यादा हुई। अंदर जगह ज्यादा हुई तो क्या हुआ, बाहर से हवा अंदर चला गया। बाहर से हवा अंदर गया, और अंदर हवा कैसे कैसे गया, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद नेजल पैसेज, नेजल पैसेज के बाद फैरिंग्स, फैरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलस। एल्वियोलस में एयर जाते ही एक्सचेंज हुआ। राइट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल निकलता था जिसका नाम था पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड को ब्लड को लेके कहां जाता था, क्या होने के लिए, ये जो हमने सांस लिया, ये ऑक्सीजन गया हमारे नॉस्ट्रिल से होता 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 कहां, एल्वियोलस तक। एल्वियोलस के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज हैं, वो ले लेंगे उससे ऑक्सीजन, वो डाल देंगे उसमें CO2, तो ऑक्सीजन सारा निकल गया एल्वियोलस से, कहां चला गया, ब्लड में। अब ये ब्लड दौड़ के कहां चला जाएगा, वापस लेफ्ट एट्रियम में बाय पल्मोनरी वेन। आगे की वहां की कहानी आपको पता है, हम लोग यहां रहते हैं फिलहाल। अब हमारा एल्वियोलस भर गया CO2 से, ऑक्सीजन गया था, ये ऑक्सीजन खींच लिया ब्लड ने। लो दो भैया ब्लड, इसी इंतजार कर रहे थे ऑक्सीजन का, लो 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 जल्दी लो ऑक्सीजन। हम लोग डीऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन मिलते वो क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड। बट एल्वियोलस के इंटरनल चैम्बर्स भर गए CO2 से। CO2 का प्रेजेंस हुआ हमारे एल्वियोलस में। अब हमारा एक्सहेलेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, एग्जैक्ट रिवर्स जो कि हुआ था इनहेलेशन में। एज इन कि फ्लैट डायफ्राम फिर से हो गया डोम शेप, नीचे से प्रेशर लगना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। रिब केज जो अपवर्ड और फॉरवर्ड चला गया था, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, सामने से भी प्रेशर लग रहा है अब लंग्स पे, रिब्स लगा रहे हैं, नीचे से प्रेशर लग रहा है लंग्स पे, कौन लगा रहा है, डायफ्राम दब रहा है लंग्स। लंग्स के अंदर जितना CO2 जमा हुआ था उस पर धक्का पड़ेगा, तो धक्का पड़ेगा तो बाहर निकलेगा, बाहर निकलने का रास्ता क्या होगा, एल्वियोलस, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस, ट्रैकिया, लैरिंक्स, फैरिंक्स, नेजल पैसेज, नॉस्ट्रल्स, बाहर इनटू द एनवायरनमेंट। सो बेसिक सी कहानी ये हुई, किस बात की कहानी, एक्सचेंज ऑफ गैस की। तो इस बात को जरा हम लोग लिख लेंगे क्विकली कि इंस्पायरेशन में 2 इवेंट हुआ। पहला इवेंट हुआ डायफ्राम बिकम्स फ्लैट, रिब केज मूव्स अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। एक्सपायरेशन इसका उल्टा होगा ऑफ कोर्स। तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का ये जो एक बेसिक मैकेनिज्म है, दैट इज व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट, कि किस तरह से सांस अंदर जाएगा, किस तरह से सांस बाहर जाएगा, ठीक है। इसको आपको रीड करके आने की ज़रूरत होगी। अभी हम लोगों को क्या करना है, बहुत बेसिकली मैं कुछ बात बता रहा हूँ, ये काम आपको करके आना है घर पे अगले क्लास से पहले।
इंस्पायरेटरी वॉल्यूम्स और इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज का नाम। यहाँ पे आपको टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन यू हैव एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन रेजिडुअल वॉल्यूम, ये 4 वॉल्यूम्स है। क्या क्या 4 वॉल्यूम है? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। उसके बाद कैपेसिटीज होंगे, है ना, 5 कैपेसिटी होगा शायद, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, देन यू हैव फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। पहले तो इन 4 वॉल्यूम्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कम से कम 3 स्टार तो इस पे लगा ही सकते हैं हम लोग नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट में यहाँ से बहुत कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ईजी है बट बहुत कंफ्यूजिंग है। ईजी है बट कंफ्यूजिंग है, अगर हम लोग रिवीजन में नहीं रहेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाता है। तो क्या है इसके अंदर, जरा बातें करते हैं क्विकली हम लोग। टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर जो हम लोग ना नॉर्मल ब्रीदिंग में इनहेल एक्सहेल करते रहते हैं। जैसे आप नॉर्मली बैठे हैं, अभी बैठे हैं ना, आपका ध्यान इस बात पे तो नहीं जा रहा बार बार कि अरे हमको सांस भी तो लेना था, भूल तो नहीं गए, नहीं जा रहा ना ध्यान, ये अपने आप हो रहा है। बट टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट वी ब्रीद इन एंड वी ब्रीद आउट इन नॉर्मल ब्रीदिंग। जैसे अभी आप सांस ले रहे हैं आराम से, एक बार आप मतलब एक सिचुएशन ये आता है जब आपको फोर्सफुली ब्रीदिंग करना पड़ता है, तेज तेज सांस लेना पड़ता है, हाफना जिसको आप कहते हैं, मुंह से भी नाक से भी जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है। एक ब्रीदिंग आती है जब आप घबरा गए, बहुत डर गए किसी बात पे, एग्जाम सिचुएशन में, तो धक 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 बढ़ गया, तो ब्रीदिंग भी आपका चेंज हो जाता है। नॉर्मल ब्रीदिंग में जो अमाउंट हम इनहेल करते हैं एयर का, दैट इज 500 मिलीलीटर ऑफ एयर, ऑक्सीजन एंड CO2 दोनों, दैट्स कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम में जो वैल्यू आपको सबके सारे वॉल्यूम्स के वैल्यूज अभी याद होने चाहिए। टाइडल वॉल्यूम का वैल्यू है कितना? 500 milliliter. What is tidal volume? Tidal volume is the amount of air that we breathe in and out in normal breathing. जब नॉर्मली हमें सांस लेना होता है तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट वी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है जरा समझो। जब आपको फोर्सफुली सांस लेना है, मैं बोलूं लंबा सांस लेना, तो आपने अभी जितना एक्स्ट्रा सांस लिया ना, दिस इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कि एक लिमिट होगा, ये नहीं कि पूरे क्लास का ऑक्सीजन खींच लोगे, नहीं ना खींच पाओगे एक सांस में, लंग्स भर गया ना, इससे ज्यादा नहीं खींच पाएंगे। दिस इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या वैल्यू है? 2500 मिलीलीटर टू 3000 मिलीलीटर ऑफ एयर। 2500 से 3000 मिलीलीटर ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हम ज्यादा से ज्यादा इतना फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर सकते हैं। अब आप जोर से सांस बाहर छोड़े, जोर से एक्सहेल करो, ये जो एक्सहेलेशन हुआ, फील दिस, ये जो एक्सहेलेशन हुआ, ये कम हवा बाहर निकला और हम अंदर ज्यादा खींच पाए थे। तो वैल्यू देखो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का 1000 टू 1100 मिलीलीटर। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था? 2500 से 3000। उसके बाद आता है चौथा वॉल्यूम जिसका नाम है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। कितना भी जोर से हम सांस लें, कुछ अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स में हमेशा रहेगा, और यही वो हवा है लंग्स में जो एक डेड बॉडी को फ्लोट करवाता है। डेड बॉडी को फ्लोट करवाता है, तैरता है ना डेड बॉडी। एक लाश कोई डूब गया नदी में या तालाब में, झील में, 3 दिन तक 4 दिन तक लाश नहीं मिला, ढूंढते रह गए लोग, नहीं मिला। अगर सडनली तीसरे चौथे दिन के बाद होता है कि बॉडी पूरा स्वेल हो गया पानी से और ऊपर की तरफ आ गया, क्योंकि लंग्स में ना हवा हमेशा रहेगा। कौन सा वाला? रेजिडुअल वॉल्यूम। कितना? 1102 मिलीलीटर ऑफ एयर। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। ब्रीदिंग में 500 ml तक हम लोग एक्सचेंज करेंगे, और 1 मिनट में हम लोग जो नॉर्मल सांस लेते हैं ना, वो होता है 15 से 18 बार। 15 से 18 इज द नॉर्मल ब्रीदिंग रेट ऑफ ह्यूमन। तो आपका वो, अगर आप 500 ml 15 बार लिए तो वैल्यू कितना हो गया? 12 से 15 हो जाएगा। ये आपके एनसीईआरटी का जो डेटा होगा आप उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि आप हायर क्लासेस में इसमें फ्लक्चुएशन पाते हैं। ब्रीदिंग रेट ना पूरी दुनिया में हर जगह हर इंसान का कॉमन नहीं होता है। हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ज़्यादा होता है, प्लेन्स पे थोड़ा कम होता है, ठंडे इलाकों में थोड़ा ज़्यादा होता है,
तो ये जो आपको एवरेज बोला गया ना 6000 से 8000, ये बताया गया है 12 से 16। अगर आप 12 इंटू 500 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6000, 12 इंटू 500 6000, और 16 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8000। तो ये जो आपको बताया गया रेंज, ये 12 से 16 के आसपास का रेंज बताया गया, जो 1 मिनट में नॉर्मल बैठे बैठे आप इतनी बार सांस लेते हैं। घबराहट की सिचुएशन में सांस बढ़ जाता है, डर के सिचुएशन में बढ़ जाता है, खुशी के सिचुएशन में भी बढ़ जाता है, लेकिन नॉर्मल ब्रीदिंग है 12 से 15 एक्चुअली होता है, वो 16 लिखा हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। बट आपको वैल्यूज क्या याद रखें, टाइडल वॉल्यूम कितना 500 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 25 to 3000, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, बाकी जो भी है वो हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे, ठीक है ना। चलो, थैंक यू एवरीवन।